डियर स्टूडेंट्स, अजीज तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम अपने टेक्स्ट बुक का लेसन अप्ले के सेकंड पार्ट की लैंग्वेज स्टडी को समझेंगे और उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस लैंग्वेज स्टडी में बहुत सारी चीज़ें समझाना है, इसलिए मैंने इसका एक सेपरेट वीडियो बनाया है। इससे पहले की वीडियो में मैंने अप्ले लेसन के सेकंड पार्ट के मार्जिन क्वेश्चन और इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चंस को समझाया है, आप उसको देख सकते हैं। लिंक मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और अपनी पहली कमेंट में भी मैं आपको अपने पूरे सिलेबस का लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाके अपना पूरा सिलेबस देख सकते हैं। तो लैंग्वेज स्टडी समझना शुरू करते हैं। लैंग्वेज स्टडी का पहला क्वेश्चन है, डिवाइड द प्ले पार्ट 1 एज वेल एज पार्ट 2 इनटू सेक्शंस। के हमको इस प्ले को यानी पार्ट 1 को भी और पार्ट 2 को भी सेक्शंस में छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है। फॉर्म ग्रुप्स एंड असाइन रोल्स, और हमको अपने क्लास में ग्रुप्स बनाना है और जो इस प्ले के जो अलग अलग रोल्स है तो अलग अलग लोगों को देना है, अलग अलग ग्रुप मेंबर्स को देना है। प्रैक्टिस योर लाइंस इन ग्रुप्स, और हमको जो जो रोल दिए जाएंगे तो उसके जो जो लाइंस है तो उसको ग्रुप्स में हमको प्रैक्टिस करना है। होल प्ले रीडिंग सेशंस इन द क्लासरूम, और प्ले को पढ़ने का जो सेशन है तो हमको क्लासरूम में होल्ड करना है, यानी हम क्लासरूम में रहते हुए जिसको जो जो रोल दिया जाएगा इस प्ले का तो वो उस रोल के लाइंस को पढ़ेगा। विच ग्रुप स्टूडेंट प्रेजेंट द मोस्ट इफेक्टिव रीडिंग, और फिर हम ये देखेंगे कि कौन सा ग्रुप या कौन सा स्टूडेंट सबसे इफेक्टिव रीडिंग प्रेजेंट करता है। इफेक्टिव रीडिंग क्या है तो आगे हम इसको समझेंगे। नोट द फीचर्स दैट मेक एन ओरल प्रेजेंटेशन इफेक्टिव, आपको उस फीचर्स को, उस खूबियों को, उस गुण को आपको नोट करना है जो कि किसी ओरल प्रेजेंटेशन को यानी ज़बानी प्रेजेंटेशन को, किसी चीज़ को ज़बानी तौर पर बताने को इफेक्टिव, असरदार बनाता है। सम ऑफ देम आर, और उनमें से कुछ ये है, यानी हम जब प्रेजेंटेशन देंगे तो उसमें हम कैसे अपनी बातों को असरदार अंदाज में लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। तो इसकी गुण क्या क्या हो सकते हैं, इसकी खूबियाँ क्या क्या हो सकती है, तो ये हमको मालूम होना चाहिए। इसलिए हमको इस क्वेश्चन में बताया जाएगा कि ओरल प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए हमको क्या क्या करना होता है। तो ओरल प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए जो पहली खूबी है वो है मीनिंगफुल रीडिंग। मीनिंगफुल रीडिंग क्या होती है? टेकिंग प्रॉपर पॉजेज, ब्रेकिंग द स्पीच इनटू मीनिंगफुल चंक्स। के मीनिंगफुल रीडिंग के मतलब ये होते हैं कि टेकिंग प्रॉपर पॉजेज, के जहां पर रुकना चाहिए प्रॉपर पॉज होना चाहिए, जहां पे रुकना हमको है तो वहां पे रुकना है, जहां ज्यादा रुकना है वहां ज्यादा रुकना है, जहां कम रुकना है वहां पे कम रुकना है। तो हमको इस बात को मालूम होना चाहिए कि हमको कितना रुकना है और कहाँ रुकना है। और ये उस वक्त मालूम होगा हमको जब हमको वर्ड्स के या जो सेंटेंस हम पढ़ रहे थे उसकी मीनिंग मालूम हो, जब ही जाकर हम सही जगह पर सही टाइम पे सही वक्त के लिए रुक सकते हैं। ब्रेकिंग द स्पीच इनटू मीनिंगफुल चंक्स, और स्पीच जो हम बात कर रहे हैं तो उसको मीनिंगफुल टुकड़ों में हमको बांटना है। चंक्स कहते हैं टुकड़ों में, यानी एक पूरा पैराग्राफ है तो हम उसको पैराग्राफ को लगातार नहीं पढ़े, बल्कि जहां पर रुकना है तो वहां पर रुके। तो इस तरह हमारी जो पूरा पैराग्राफ है तो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा। यूजिंग सुटेबल इंटोनेशन, इफेक्टिव ओरल प्रेजेंटेशन का जो दूसरा फीचर है, दूसरी खूबी और गुण है वो है यूजिंग सुटेबल इंटोनेशन, यानी सूटेबल इंटोनेशन का यूज करना है। इंटोनेशन क्या है तो वो आगे आ रहा है। स्पीकिंग क्लियरली, साफ और वाज़ेह अंदाज में बात करना। गुड प्रोनाउंसिएशन, यूजिंग साउंड्स एंड स्ट्रेस पैटर्न्स, सही प्रोनाउंसिएशन का मीनिंग यहाँ पे दिया गया है कि हम इंग्लिश के साउंड और स्ट्रेस पैटर्न को सही से यूज करें। साउंड क्या होता है? साउंड कोई भी एक आवाज होती है। स्ट्रेस क्या होती है? तो स्ट्रेस आगे हमको बताया जाएगा। इफेक्टिव ओरल प्रेजेंटेशन का जो लास्ट फीचर, लास्ट खूबी और गुण है वो है प्लीजेंट एंड कॉन्फिडेंट अपीयरेंस ऑफ द स्पीकर, के जो बात करने वाला है तो वो प्लीजेंट दिखे यानी अच्छा दिखे और कॉन्फिडेंट दिखे। तो इसके जरिए भी हमारी जो ओरल प्रेजेंटेशन है तो वो इफेक्टिव होती है। यानी हम सीधा खड़े रहे, झुके हुए ना हो, एक तरफ झुके हुए ना हो, बल्कि सीधा खड़े रहे, आंखों में हमारी कॉन्फिडेंस दिखे, जो बात भी बोलना चाह रहे हैं तो वो हिचकिचाए बगैर, झिझके बगैर सही से साफ अंदाज में हम बता दें, तो ये भी एक अच्छा ओरल प्रेजेंटेशन की फीचर्स हो सकते हैं। यहाँ पे जितनी चीजें आई थी, इंटोनेशन है, स्ट्रेस पैटर्न है, साउंड पैटर्न है, साउंड क्या है, तो ये सब के बारे में हम अभी आगे के क्वेश्चन में जानेंगे। 8 क्वेश्चन है, लुक अप द फॉलोइंग एंट्रीज इन द लैंग्वेज स्टडी पेजेस गिवन एट द एंड, के नीचे आई हुई एंट्रीज को आपको आपके टेक्स्ट बुक के लेसन में आखिरी में दी गई लैंग्वेज स्टडी के पेजेस में तलाश करना है। नीचे आई हुई जितनी भी एंट्रीज आ रही है तो उन सबको हमको
हमारे टेक्स्ट बुक के आखिर में एक बड़ी सी लैंग्वेज स्टडी दी गई जिसमें बहुत सारे टर्म्स का डेफिनेशन दिया गया है, तो हमको उसमें उसको तलाश करना है। तो पहली एंट्री है स्ट्रेस। स्ट्रेस इससे पहले के क्वेश्चन में आया था, तो अब हम यहाँ पे समझेंगे कि स्ट्रेस क्या होता है। सो स्ट्रेस इज द एक्स्ट्रा फोर्स यूज्ड व्हेन प्रोनाउंसिंग और सेइंग अ वर्ड और सिलेबल। स्ट्रेस वो एक्स्ट्रा फोर्स होती है जिसको कि हम किसी वर्ड को या किसी सिलेबल को बोलते वक्त यूज करते हैं। वर्ड तो कोई वर्ड होता है, लेकिन सिलेबल एक आवाज को कहते हैं। अभी आगे हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर भी समझेंगे कि जैसे इंग्लिश एक वर्ड है, लेकिन इंग्लिश में हम देख रहे हैं कि दो आवाजें हैं। इंग एक आवाज है, एक सिलेबल है, और लिश एक सिलेबल है, एक आवाज है। तो इंग्लिश में दो सिलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, इन द वर्ड इंग्लिश द सिलेबल इंग इज स्ट्रेट। कि एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इंग्लिश जो वर्ड है तो उसमें दो सिलेबल, मैंने जैसे बताया कि इंग एक सिलेबल है, लिश एक सिलेबल है, तो इसमें इंग जो सिलेबल है तो वो स्ट्रेस्ड है, इस पर हम जोर डालेंगे, उसको हम जोर के साथ में, फोर्स के साथ में प्रोनाउंस करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि एक पूरे सेंटेंस में हम किसी एक वर्ड पर स्ट्रेस डालते हैं, जैसे कि इन द सेंटेंस से इट इन इंग्लिश, इंग्लिश में बोलो, तो इसमें हम इंग्लिश वर्ड पर स्ट्रेस डाल रहे हैं। द वर्ड इंग्लिश इज स्ट्रेस्ड, इंग्लिश वर्ड को हम जोर से फोर्स के साथ में प्रोनाउंस कर रहे हैं, बोल रहे हैं। तो स्ट्रेस जो वर्ड है इसकी डेफिनेशन आपको अपने टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 132 पर मिल जाएंगी। सेकंड एंट्री है इंटोनेशन। इंटोनेशन भी इससे पहले के क्वेश्चन में आया था, यहाँ पे उसकी डेफिनेशन बताई जा रही है कि इंटोनेशन क्या है। इंटोनेशन है द राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस दैट एड्स मीनिंग टू व्हाट इज सेड। के आवाज का वो उतार चढ़ाव जो कि हम जो कुछ कह रहे हैं उसको मीनिंग देता है। हमारे सेंटेंस में उतार चढ़ाव होते हैं, हम कभी आवाज को ऊंचा कर देते हैं, कभी नीचा करते हैं, और उसके जरिए ही हमारे वर्ड को, हमारे सेंटेंसेस को मीनिंग मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम एग्जाम्पल के जरिए भी इसको समझते हैं। द वॉइस राइजेज और गोज अप एट द एंड इन यू नीड कॉफी। कि यहाँ पे जो सेंटेंस है यू नीड कॉफी, क्या तुम्हें कॉफी चाहिए, इसमें हमारी आवाज ऊपर जा रही है, ऊंची हो रही है। टू शो दैट इज अ क्वेश्चन, ये बताने के लिए कि ये एक सेंटेंस है। अगर हम इस सेंटेंस में ऊपर आवाज ना करें, एंड पर कॉफी बोलते वक्त हमारी आवाज अगर ऊंची ना हो, तो ये सेंटेंस की मीनिंग बदल जाएंगे। जैसे हम जब कह रहे हैं यू नीड कॉफी, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। हमारी आवाज के चढ़ाव के जरिए हम समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन है। लेकिन अगर कोई आदमी बैठा हुआ है, बिल्कुल सुस्त दिख रहा है, वो नींद में से उठा हुआ है, और हमको लग रहा है कि उसको कॉफी की जरूरत है, तो हम उसको बोलेंगे यू नीड कॉफी, कि तुमको कॉफी की जरूरत है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, बल्कि उसको सजेशन दे रहे हैं कि तुम कॉफी पियो, कॉफी लो, तो उसकी वजह से तुम्हारी नींद भाग जाएंगी। तो यहाँ पे सेंटेंस में वर्ड एक ही है, यू नीड कॉफी और यू नीड कॉफी, लेकिन दोनों में हमारा इंटोनेशन डिफरेंट है। आवाज का उतार चढ़ाव दोनों सेंटेंसेस में अलग है, इसकी वजह से दोनों सेंटेंसेस की मीनिंग बदल जा रही है। तो इंटोनेशन वही होता है कि हमारी आवाज का उतार चढ़ाव जो कि सेंटेंस को मीनिंग देता है। इंटोनेशन आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 127 पर आपको मिल जाएगा। साउंड क्या होता है? साउंड भी इससे पहले के क्वेश्चन में आया था। अ साउंड इज समथिंग दैट यू हियर, कि साउंड हर वो आवाज है जिसको कि आप सुनते हैं। ये आपके पेज नंबर 132 पर आपको मिलेगा। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं? अ स्पीच साउंड लाइक ब, श, ट एटसेट्रा विच इज नॉट अ वावेल। के कॉन्सोनेंट, अ स्पीच साउंड एक बोली जाने वाली आवाज होती है, जैसे कि ब, श और ट एटसेट्रा वगैरह वगैरह, विच इज नॉट अ वावेल, जो कि वावेल ना हो। आपको मालूम होगा कि इंग्लिश में दो तरह के लेटर्स होते हैं, एक होते हैं वावेल और दूसरा होते हैं कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट साउंड एक बोली जाने वाली आवाज है जो कि वावेल नहीं होती है। अ कॉन्सोनेंट लेटर इज अ लेटर दैट रिप्रेजेंट अ कॉन्सोनेंट साउंड। और कॉन्सोनेंट लेटर एक ऐसा लेटर होता है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड को बताता है, दिखाता है, दर्शाता है। एग्जाम्पल है यहाँ पे, द कॉन्सोनेंट लेटर सी स्टैंड फॉर द साउंड स इन सिटी एंड क इन कम। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉन्सोनेंट लेटर सी सिटी वर्ड में स की आवाज दे रहा है और कम वर्ड में क की आवाज दे रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो सी लेटर है तो वो एक कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन उसकी दो वर्ड्स में अलग अलग आवाजें आ रही है। तो इंग्लिश में इस तरह बहुत ज्यादा होता है
के एक ही कॉन्सोनेंट लेटर की अलग अलग आवाजें आ सकती हैं। द कॉन्सोनेंट लेटर वी यूज फॉर राइटिंग इंग्लिश आर बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। कॉन्सोनेंट लेटर जिसको कि हम इंग्लिश में यूज करते हैं, यानी कॉन्सोनेंट लेटर कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे उसकी लिस्ट दी गई है। और कॉन्सोनेंट के बारे में आप ये कॉन्सोनेंट के बारे में जो कुछ लिखा हुआ है तो आप उसको अपने टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 126 पर देख सकते हैं। वॉवेल, वॉवेल किसे कहते हैं? अ स्पीच साउंड दैट यू मेक विदाउट क्लोजिंग एनी पार्ट ऑफ योर माउथ और थ्रोट। वॉवेल किसे कहते हैं? ये एक बोली जाने वाली आवाज होती है जिसको कि आप निकालते हैं, जिसको कि आप बनाते हैं अपने मुंह का या अपने हलक का कोई भी पार्ट बंद करे बगैर। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आ और आ। यहाँ पे एग्जाम्पल दिए कि इस तरह की जो आवाज है तो उसमें हम हमारा मुंह भी नहीं बंद करते और हमारा हलक का कोई भी पार्ट बंद नहीं कर रहे और इस आवाज को हम निकाल सकते हैं, तो इस तरह की आवाजों को हम वॉवेल कहते हैं। A vowel letter is a letter of the alphabet that stands for a vowel sound। और vowel letter एक अल्फाबेट का ऐसा लेटर होता है जो कि किसी vowel sound को बताता है। The vowel letters are A, E, I, O, U। vowel letters कौन कौन से होते हैं? तो vowel letters है A, E, I, O, U। The letter Y too sometimes stand for a vowel। कभी कभी सेंटेंस में वाई लेटर भी किसी वॉवेल की तरह आता है, जैसे कि ट्राई और क्राई वर्ड में। नोट दैट वन लेटर में स्टैंड फॉर डिफरेंट साउंड इन डिफरेंट वर्ड्स। आपको इस बात को नोट करना है कि जितने भी वॉवेल आते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हर एक की आवाज़ एक जैसी हो। एक वॉवेल लेटर कई आवाज़ों के लिए स्टैंड कर सकता है, कई आवाज़ों को रिप्रेजेंट कर सकता है अलग अलग वर्ड्स में। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल देके हमको समझाया जा रहा है कि द सेम वॉवेल लेटर ए स्टैंड फॉर डिफरेंट वॉवेल साउंड इन द वर्ड्स ऑल, एट, एंड, आर्म एटसेट्रा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लेटर ए इन सब वर्ड्स में अलग अलग साउंड के लिए स्टैंड कर रहा है, अलग अलग साउंड को दिखा रहा है। जैसे ऑल वर्ड में अ उसकी आवाज़ आ रही है ए की, एट में ए की आवाज़ ए है, एंट में आए है, आर्म में आ है। तो इस तरह हमने देखा कि एक ही वॉवेल अलग अलग आवाज़ों को रिप्रेजेंट कर सकता है, अलग अलग आवाज़ों को बता सकता है। वॉवेल के बारे में आपको पेज नंबर 134 पर अपने टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। 9th क्वेश्चन है, नोट द वे द डायलॉग इन द प्ले इज प्रेजेंटेड। आपको नोट करना है, आपको देखना है गौर से कि किस तरह इस प्ले में अलग अलग डायलॉग्स को प्रेजेंट किया गया है। लुक अप द वर्ड कॉलन इन द लैंग्वेज स्टडी पेजेस, के हमको कॉलन वर्ड को तलाश करना है, देखना है लैंग्वेज स्टडी के पेजेस में जो कि हमारे टेक्स्ट बुक के एंड पर दिए गए हैं। एंड नोट हाउ इट इज़ यूज इन द प्ले, और आपको नोट करना है कि कैसे उसको प्ले में यूज किया गया है, यानी जो कॉलन वर्ड है, कॉलन जो टर्म है, तो उसको हमारे प्ले में कैसे यूज किया गया है। कॉलन के बारे में आप अपने टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 130 पर देख सकते हैं। तो कॉलन क्या होता है? अ कॉलन, यहाँ पे एक बॉक्स में आप देख रहे हैं कि 2 डॉट है और कॉलन के बाद भी देख रहे हैं कि 2 डॉट है, तो उसी को कॉलन कहते हैं। अ कॉलन इज यूज्ड, कि कॉलन का यूज किया जाता है। अब कॉलन के यूजेज क्या है? तो यहाँ पे 3 यूजेज बताए जा रहे हैं। फर्स्ट है टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट और एग्जाम्पल्स, के किसी लिस्ट को या किसी एग्जाम्पल को इंट्रोड्यूस करने के लिए, बताने के लिए। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे 1 और 2 है कि वी नीड द फॉलोइंग, कि हमको नीचे आई हुई चीज़ों की, फॉलोइंग चीज़ों की ज़रूरत है। तो जिन चीज़ों की ज़रूरत है तो उनकी लिस्ट बताना है, तो इसीलिए हम उसको लिस्ट को स्टार्ट करने के लिए कॉलन का यूज़ कर रहे हैं। वी नीड द फॉलोइंग, हमको इन चीज़ों की ज़रूरत है। अ पेन, अ पेंसिल, अ रूलर एंड अ पीस ऑफ पेपर। तो जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनकी लिस्ट ये है, पेन, पेंसिल, रूलर और कागज़ का एक टुकड़ा। सेकंड एग्जाम्पल है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वोल्केनोज, एक्टिव, डोरमेंट एंड एक्सटिंक्ट, के 3 टाइप के 3 तरह के वोल्केनोज होते हैं। अब यहाँ पे जो वोल्केनोज की टाइप्स है तो उसकी लिस्ट और इसकी एग्जाम्पल्स बताने के लिए यहाँ पे कॉलन लगाया जा रहा है। तो वोल्केनोज 3 तरह के होते हैं, एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट। कॉलन का सेकंड यूजेज है बिटवीन 2 क्लोजली कनेक्टेड सेंटेंसेस, के 2 ऐसे सेंटेंसेस के बीच में कॉलन आता है जो कि बहुत ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसे 2 सेंटेंसेस के बीच में भी कॉलन आता है।
और कॉलन का जो थर्ड यूजेज है वो है टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन द स्पीच ऑफ कैरेक्टर इन अ प्ले, के किसी आदमी की किसी के कोटेशन को, किसी की बात को हूबहू नकल करने के लिए, बताने के लिए, कॉपी करने के लिए, कोटेशन उसका बताने के लिए, द स्पीच ऑफ अ कैरेक्टर इन अ प्ले, या किसी प्ले में किसी कैरेक्टर की बात को, स्पीच को बताने के लिए, उसके डायलॉग को बताने के लिए। तो ये थर्ड जो यूजेज है तो यही हमारे प्ले में यूज हुआ है। एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि किंग, ये किंग लिखा हुआ है और किंग के बाद में कॉलन आ रहा है, यानी आगे की जो बात है तो वो इस प्ले के एक कैरेक्टर किंग की स्पीच है। तो किंग क्या कह रहा है यहाँ पे, देन सेंड फॉर द गोल्ड स्मिथ विदाउट एनी डिले ही मस्ट बी हैंग। तो यहाँ पे किंग की बात को नकल किया गया है, तो इसके जरिए हम समझ जाएंगे कि किंग के बाद में कॉलन आ रहा है तो आगे की जो बात है तो वो किंग के जरिए कहा जा रहा है, जो कि इस प्ले का एक कैरेक्टर है। 10th क्वेश्चन है, लिसन केयरफुली एंड राइट द वर्ड्स इन द एप्रोप्रिएट कॉलम, कि हमको गौर से सुनना है और नीचे आए हुए जितने भी वर्ड्स है तो उनको सही कॉलम में रखना है। यहाँ पे कॉलम तीन तरह के आए हैं, पहला है मेन वर्ब, दूसरा है ऑक्सिलरी वर्ब और तीसरा है मॉडल ऑक्सिलरी। तो मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब वो वर्ब होता है जिसके जरिए हमें सेंटेंस में होने वाला काम के बारे में मालूम चले। जैसे आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें काम कौन सा हो रहा है इस सेंटेंस में? इस सेंटेंस में काम हो रहा है पढ़ाने का, और हमको टीचिंग वर्ड के जरिए, वर्ब के जरिए मालूम चल रहा है कि इस सेंटेंस में काम कौन सा हो रहा है, तो इसलिए टीचिंग जो है तो वो मेन वर्ब है। और ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कौन से वर्ब होते हैं? तो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होते हैं जो कि मेन वर्ब की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं टेंस, मूड और वॉइस को बताने में। टेंस कहते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को बताने में। जैसे मैंने सेंटेंस बताया था आई एम टीचिंग, तो इसमें हम देख रहे हैं कि एम जो वर्ड है, एम जो वर्ब है तो वो एक हेल्पिंग वर्ब है, एक ऑक्सिलरी वर्ब है, और उसके जरिए हमको मालूम चल रहा है कि ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर हम एम की जगह पर वाज लगा देंगे तो इसका जो टेंस है इस सेंटेंस का वो चेंज हो जाएगा और सेंटेंस हो जाएगा पास्ट टेंस का। तो एम के जरिए ही हम इसका टेंस बना रहे हैं। और मूड कहते हैं कि हमारे सेंटेंस अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। तो सेंटेंस के मूड को चेंज करने के लिए भी हम ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं। जैसे ही प्लेज फुटबॉल, तो यहाँ पे अगर हमको इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है या इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो इसका नेगेटिव सेंटेंस होगा ही डजंट प्ले फुटबॉल, और इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा डज ही प्ले फुटबॉल। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डज के जरिए हमने इस सेंटेंस को पॉजिटिव से नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाया। तो इस तरह मूड चेंज करने में भी हम ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं। और वॉइस का मतलब ये होता है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो वॉइसेस को चेंज करने के लिए भी हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जितने भी वर्ब्स आए हैं तो उनको हमको तीन कैटेगरी में बांटना है। हम समझ चुके हैं कि मेन वर्ब क्या होता है और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, और हेल्पिंग वर्ब में ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी क्या होते हैं। बेसिकली ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी में डिफरेंट यह होता है कि ऑक्सिलरी जो होता है तो वो टेंस और सब्जेक्ट के काउंट के हिसाब से चेंज हो सकता है। जैसे सेंटेंस में अगर सिंगुलर नाउन है तो हम हैज का यूज करेंगे, और अगर प्लूरल नाउन है तो हैव का यूज करेंगे। इसी तरह डज सिंगुलर नाउन के लिए और डू प्लूरल नाउन के लिए, इज सिंगुलर नाउन के लिए, आर प्लूरल नाउन के लिए, वाज पास्ट टेंस में सिंगुलर नाउन के लिए और वर पास्ट टेंस में प्लूरल नाउन के लिए, और हैड हैज का पास्ट टेंस है। तो हम देख रहे हैं कि ये सब एक ही वर्ब की फॉर्म है। इज, एम, आर, वाज, वर जो है तो बी के फॉर्म है, लेकिन ये टेंस और सब्जेक्ट के काउंट के हिसाब से चेंज हो रहे हैं। इसी तरह हैव, हैज और हैड ये भी एक ही वर्ब की फॉर्म है, लेकिन ये भी टेंस और सब्जेक्ट के काउंट के हिसाब से चेंज हो रहा है। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में हम देख रहे हैं कि जितने भी वर्ड्स आए हुए हैं तो वो चेंज नहीं होते हैं। तो मेन वर्ब जो है तो वह है गिव, फॉलोइंग, गेट, लेट, कमांडेड, स्पेयर, टेक, हैंड, फॉल, फॉरगिव, ड्रैग, रिटर्न, ट्राई, रेजिस्ट, फोर्स, स्पीक, थॉट, लॉस्ट, सेज, डिमांड, बिकम और रेन।
तो ये जितनी भी वर्ड्स आए तो ये सब के सब मेन वर्ब है। और ऑक्सिलरी वर्ब में है हैज़, बीन, डज, हैव, इज, बी, आर, वर, हैड और वाज। और मॉडल ऑक्सिलरी में है कैन, विल, मस्ट, शुड, वुड, मे, कैन नॉट, से, शुडन और मे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो की मदद से इस लैंग्वेज स्टडी को समझा होगा और इसके क्वेश्चंस के आंसर को लिखा होगा। अगर आप लोगों का फिर भी कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।